वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। बहुत दिन के बाद मैं आपको नज़र आ रहा हूँ और मुझे मालूम है कि इतने दिनों में मैंने बहुत सारे बच्चों का एक उम्मीद तोड़ा है। एटलीस्ट 570 बच्चे जो मेरे चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं, इनके साथ कहीं ना कहीं मैंने वो जो इंसाफ करना चाहिए वो नहीं कर पाया। जाहिर सी बात है, मैं भी नहीं चाहता था। कुछ ऐसे कारण बन गए, रीज़न बन गए। रीज़न क्या था? सिंपल सा था कि मैंने कुछ बदपरहेजी की। टीचर होने की वजह से, या आप टीचर हैं तो कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं आपको। अब ठंडा पानी नहीं पी सकते, आइसक्रीम नहीं खा सकते, नॉर्मल लाइफ थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कहीं ना कहीं मैं भी उस सिचुएशन में था और कर भी रहा था। अचानक से एक वो चीट मील जो होता है, एक आइसक्रीम ने आपका और हमारा दोनों का 1 महीना खा गया। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन में जुड़े हैं, मैं आपके साथ भी इस बात को, और वो यहाँ पर भी मुझसे वो रिवीजन करने के लिए आते हैं, वो इस बात को बच्चे एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि 1 महीने से वो जो इफिशियंसी होनी चाहिए एज एन टीचर, जो मेरी इफिशियंसी क्लास में दिखती है, जो एनर्जी दिखती है, वो नहीं हो पा रही थी, दिख रही थी। कहीं ना कहीं जो मेरा था, मैं अपना 40, 30, 20% भी आपको नहीं दिया हूँ। कहीं कहीं वो भी एक गलत है। रीज़न सेम था बच्चों, रीज़न भी वही था। कहीं ना कहीं मैं आपको शुरुआती देर में तो फिजिकली अनफिट आपको दिख रहा था, बहुत मुश्किल से पढ़ा पा रहा था या आप तक पहुंच पा रहा था, मगर धीरे धीरे वो सामने से तो फिजिकल फिटनेस दिख रही थी, मैं फिजिकली फिट आपको दिख रहा था, मगर कहीं ना कहीं वही सेम प्रॉब्लम थे कि 5 मिनट टीचर है तो क्लास में जाके बोलना पड़ेगा, और 5-10 मिनट बोलने के बाद, 5 मिनट 7 मिनट लगातार बोलने के बाद जो मेरी बीमारी है, मतलब वो लगातार बोलने के बाद वोकल कॉर्ड से में आवाज़ फंसने लगना, आवाज़ निकलने में दिक्कत होने लगना, लगातार खांसी होने लगना, बलगम का निकलने लगना, वो चीज़ें मेरे साथ जारी थी और बहुत लंबा समय लगा रिकवर होने के लिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि सर रिकवर इतना भी नहीं, समय कितना समय लग गया, तो जितना देर से मैं आया हूँ इतना भी समय नहीं लगा। तो आपसे भी वही कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। एक बार कहीं ना कहीं रिदम टूटता है तो उसको फिर से लाने में, वापस लाने में बहुत समय लगता है। और मैं टीचर हूँ, उम्र मेरी 35-34 हो गया, फिर भी वो डिसिप्लिन जो मैं कहीं ना कहीं कोताही हुई है मेरी तरफ से भी, तभी इसलिए इतना लंबा गैप हो गया। तो पहले तो आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो भी गैप लेते हो या अब तक लेते आए हो वो आप मत लो, है ना। किसी भी वजह से अपने आप को रिलैक्स मत देने। लोगों, बीमारी की वजह से, बीमारी के बहाने की वजह से मैं थोड़ा रिलैक्स क्या हुआ, मैंने आपका भी नुकसान कराया और खुद का भी नुकसान कराया। चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, आप कितने अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, कितने प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने को, और पर्सनल मैसेजेस तो भरे पड़े रहते थे, देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई। खैर, जो हुआ सो हुआ। हम इस वादे के साथ शुरू करते हैं कि अब का आपका जो नुकसान हुआ है, मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा, अपनी पूरी कोशिश कर लगाऊंगा कि अब दोगुनी एनर्जी के साथ आपको उस नुकसान की भरपाई कराई जाए। फिर से मेरा वही वादा है कि 30 दिसंबर तक आपका इस चैनल के माध्यम से हर कुछ डन होना चाहिए। ठीक है, हम 15 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक का एक स्पेशल प्रोग्राम के थ्रू, एक स्पेशल शेड्यूल के थ्रू सिलेबस को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। सर 15 नवंबर से पहले क्या? तो अभी से लेकर मेरा प्रथम टारगेट यह है कि अभी से लेकर के प्री बोर्ड आपका 11 तारीख को केमिस्ट्री है, तो 10 तारीख तक जितने मैक्सिमम लेक्चर डाल सकूं डालूं, और उतना भी नहीं डालूंगा कि आपके लिए बहुत बोझ हो जाए। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर निकालने की कोशिश करूंगा। क्या सर? हाँ, बहुत सारे बच्चे अभी प्री बोर्ड की जिसको मैं तैयारी में लग गए होंगे और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रटना भी चालू कर दिए होंगे। उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे आप नहीं पड़े। अभी आपके पास पूरा लगभग 3 महीने का समय है, 3 महीने से कुछ कम, जो कि काफी होता है बोर्ड की तैयारी के लिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्री बोर्ड के एग्जाम में जब 11 तारीख को एग्जाम दे करके जाएं, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रटने के बजाय, उसमें अपना टाइम लगाने के बजाय, आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पूरी तरह से सिलेबस कर पा रहे हैं, आप कितना चैप्टर कर पा रहे हैं, उस पर फोकस्ड रहें। सर क्या वजह है? उसका सिंपल सा वजह है कि अगर आप मैक्सिमम चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं सिर्फ देख के जा रहे हो बल्कि पूरा चैप्टर पढ़ करके जा रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा वो क्वेश्चन तो आप लगा लेंगे।
और जो नहीं आ रहा होगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कहां का क्वेश्चन है। ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर पूरा सिलेबस पढ़ने का क्या फायदा है, पूरा सिलेबस पढ़ने का फायदा यह है कि जब आपके हाथ में प्री बोर्ड का क्वेश्चन होगा, है ना, जो कि बोर्ड का एक टेलर होगा, प्री बोर्ड का जब एक क्वेश्चन होगा ना, तो आप पूरे क्वेश्चन को देख करके आप एनालाइज कर पा रहे होंगे कि कौन से चैप्टर से आप कितना क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, नहीं आते हैं, आप एक अच्छे वे में खुद से एनालाइज कर पाते हैं। फिर बोलोगे सर आप, दोस्त जितने अच्छे ढंग से आप खुद एनालाइज कर पा रहे होंगे, उतना अच्छे ढंग से मैं कितना भी करके दूं ना, उससे बेटर एनालाइजेशन आपका खुद का होगा, या कोई भी दूसरा टीचर करके दे दो। तो आप मैक्सिमम सिलेबस जब कवर करके जा पा रहे होंगे, चैप्टर चैप्टर पढ़ के जा पा रहे हैं, हाँ आप आंसर नहीं लिख पाइए, नहीं लिख पाएंगे, मगर आपको जाहिर सी बात है ना, मैक्सिमम सिलेबस कवर करके जाएंगे और रटा हुआ नहीं होगा आपका। बस जाहिर सी बात है, बिहार बोर्ड में मैक्सिमम बच्चे बिहारी हिंदी मीडियम वाले होते हैं और इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चालू करते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है उनको लिखने में भी, लिखने की भी प्रैक्टिस कम होती है। तो मैं ये मानता हूं कि आप कुछ क्वेश्चन रट पके जाइएगा तो वो ज्यादा आंसर लिख पाइएगा, बजाय इसके कि आप पूरा सिलेबस को देख करके जाइए। मगर अगर आप पूरा सिलेबस को देख करके जाइएगा ना, तो आपको पता हो जाएगा कि सर चैप्टर में किस तरह के, किन से चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और फिर जब आप अपनी तैयारी चालू कीजिएगा 15 तारीख को वो प्री बोर्ड से फ्री होकर के, जब अगला 2.5 महीना बचेगा, तो आपको जो भी क्वेश्चन जिस तरह के अभी बोर्ड के क्वेश्चन जैसे दिखेंगे और पढ़िएगा तो आपको चमकेगा वो, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, वो आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, क्वेश्चन को समझने की सलाहियत आपके अंदर बढ़ेगी उससे। ठीक है। तो क्या बताया इतनी देर में मैंने, सर अब मैं कोशिश करूंगा कि जो 1 महीना मैं गायब था उसको मैं पूरी तरह से मैं अपनी गलतियों का एक्सेप्ट करता हूं और दोबारा दुगुना एनर्जी लगा करके जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपके लिए कर सकता हूं वो करूं, पिछले 8 साल का पूरा अनुभव झोंकूं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना मैक्सिमम लेक्चर, जो लेक्चर बोर्ड यहाँ है वो है, जो भी आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जितना भी आपको मालूम है वो सबको रिवीजन कर जाइए। और यहां से अगर आप पढ़ रहे हैं तो जितने भी लेक्चर डल रहे हो 11 तारीख तक अच्छे से देख जाइए। ठीक है। सर 11 तारीख को आप बोर्ड देख करके, पता है ना बहुत कम बच्चे फेल करते हैं प्री बोर्ड में, बिहार बोर्ड का ऐसा सिस्टम है। तो जब आप बोर्ड प्री बोर्ड से 15 तारीख को फ्री होइएगा तो हम आपको एक प्लानिंग के साथ आएंगे 15 तारीख से 30 दिसंबर तक का पूरे प्लान्ड वे में, और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कम से कम वो फेल ना हो। पूरे प्लानिंग के साथ आएंगे और फिर डिस्कशन करेंगे 15 तारीख को आकर के आपके साथ। उससे पहले हम आप सिलेबस करते हैं बिना डिले किए हुए, और उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को मानिएगा, फॉलो कीजिएगा कि अभी से लेकर 11 तारीख तक मैक्सिमम जितने चैप्टर्स कर सकते हैं उतना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। ठीक है। चलिए, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आप करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे, हर चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब करवाएंगे। डिटेल लेक्चर के साथ साथ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन, जिसको आप अपनी भाषा में गेस पेपर कहते हैं, वो भी गेस कहते हैं, वो सारी चीजें इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। और वो पूरी तरह से एक रिसर्च वे में, वो जो मैं तो वो बोलने में दिक्कत थी, मगर कहीं ना कहीं अपने बैकग्राउंड में वो सारे लगभग ऑल चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं मैं अपने स्टाफ के साथ मिल करके उन सारे का पीपीटी ऑलमोस्ट बना करके रेडी है। वो 15 तारीख से आपके साथ में हर दिन एक नए चैप्टर का, हर 1-2 दिन बीच करके एक नए चैप्टर्स का वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने लगेगा। ठीक है। वो 15 तारीख को डिस्कशन करेंगे। चलिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बेसिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम क्या पढ़ रहे थे? बेसिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए, बेसिक इन, उम्मीद करते हैं कि ये जो सारे 3 घंटे का लेक्चर है आप अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। नहीं तो प्लीज देख लीजिए, सीक्वेंस में फॉलो कीजिए। सर हमारे पास वक्त है, कवर हो जाएगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं पढ़े, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आ गए होंगे। ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपको स्ट्रक्चर बनाने आ गए होंगे। जब स्ट्रक्चर बनाने आ गए होंगे तो कुछ मॉलिक्यूल मैं लिखता हूं, BeCl2, BF3, AlCl3, PCl5, SF6, ये कुछ मैंने मॉलिक्यूल लिखा।
BeCl2, B और Cl ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। चलिए बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4, तोड़िए तो 2 और 2, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसने 2 बॉन्ड बनाया है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा 2, तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। ठीक है, BF3, ठीक है, AlCl3, थोड़ा सा लैग कर रहा होगा, ये जो है ना 3-4 दिन से ये कंप्यूटर भी थोड़ा परेशान कर रहे हैं। AlCl3, हाँ मुसीबत आती है ना तो हर तरीके से आती है, क्या बताऊँ आप लोग को। मैं 5 दिन से इसमें भी परेशान हूँ, नहीं तो 5 दिन पहले आते लेक्चर आपके। खैर, PCl5, SF6, चलिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया है सारे के साथ, ध्यान से देखिएगा। BeCl2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सेंट्रल एटम के पास, 4 इलेक्ट्रॉन। BF6 कितने बॉन्ड बनाए, 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। AlCl3 कितने बॉन्ड बनाए, 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। PCl5 कितने इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। SF6 कितने बॉन्ड, 6 बॉन्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। मेरी बात गौर से सुनिएगा, आप लेविस बाबा को मान करके स्ट्रक्चर बनाने चले थे, याद है सर। क्या कहा लेविस बाबा ने, लेविस बाबा ने क्या कहा आपसे कि सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 या 8, याद है सर। क्या सेंट्रल एटम के पास इसमें से कोई भी है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं सर। यहां पर 8 से कम है, 8 से कम, और कम के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हाइपो। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल को क्या कह देंगे, हाइपो के साथ लगा लेंगे वायलेंट। हाइपो वायलेंट कंपाउंड हो गया। लेविस क्या फॉलो नहीं किया, ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, जो 8 से कम हो, हाइपो वायलेंट। सर ये 6 है तो ये भी क्या हो गया, हाइपो वायलेंट। ये भी 6 है, क्या हो गया, हाइपो वायलेंट। ये क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 से ज्यादा, और ज्यादा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, हाइपर। कम तो पो और ज्यादा तो पर, हाइपर। ये भी 8 से ज्यादा है तो इसके लिए भी क्या इस्तेमाल करेंगे, हाइपर वायलेंट। ध्यान से सुनिएगा, लेविस बाबा ने क्या कहा था, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। कितने हैं, या तो 8 वाले हैं सर, बहुत सारे हैं, उसको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, जैसे CH4, H2O, NH3, आप बना करके देखिए इन सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 तो लेविस को फॉलो करता हुआ दिख जाता है, मगर 8 से कम या ज्यादा। अगर कम हो गया तो क्या हो गया, हाइपो वायलेंट, और ज्यादा हो गए क्या सर, क्या कम ज्यादा हो गए, सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आई बात, हमने क्या बोला था सर, कोई भी एटम मॉलिक्यूल बनाता है, क्यों, क्योंकि अनस्टेबल होता है। मॉलिक्यूल क्यों बनाता है, क्योंकि इसके सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 या 8। ऐसी थिंकिंग किसकी थी, लेविस बाबा की। इतनी बात तो पता है ना, इसके लिए मॉलिक्यूल बना रहे थे। तो सर ये क्या हो रहा है, 8 से क्या तो कम हो रहा है या तो ज्यादा हो गया, क्या ये मॉलिक्यूल सही है या गलत। तो उस समय तक प्राप्त, लेविस बाबा तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यह गलत है। बाद में मशीन नहीं बनेगी, देखा तो ये मॉलिक्यूल सही थे। जब मॉलिक्यूल सही थे तो लेविस बाबा हो गए गलत, और लेविस बाबा क्या हो गए सर, लेविस बाबा हो गए क्या, FAIL, फेल। क्यों, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल बने कैसे बने, इन सब की बातों को लेविस बाबा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आई बात समझ में, हो गए बात। फिर सर कुछ तो आया होगा, कोई तो थ्योरी आ गई जिसने लेविस बाबा की बात को गलत की होगी और इस बातों को सही, अपने जो कैसे बने इन बातों को बताया होगा। इस थ्योरी का नाम पड़ा VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
क्या सर इन सब के डिफिनेशंस की जरूरत है? नहीं, आप नीट की तैयारी कीजिएगा तो उस समय हम लोग इसके डिफिनेशंस पे बात करेंगे। अभी बोर्ड के दृष्टिकोण से इनके डिफिनेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, इस आगे चल के देखिएगा कि मैंने सारे के डिफिनेशंस को लिखा है, सबके पोस्टुलेट्स को लिखा है, सबको अंग्रेजी माध्यम से, मगर किसी को रटने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं बस इसको समझते हुए चलिए आगे की तरफ। तो वीबीटी ने क्या कहा? वीबीटी ने कहा कि देखो बाबू, आप पकड़ो H2O, ध्यान से सुनिएगा। ये मॉलिक्यूल है, इसका सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को पकड़िए। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 और 2p4 लिख लिए। क्या क्या वीबीटी ने क्या कहा कि आप क्या कीजिए, मॉलिक्यूल पकड़िए, मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम पकड़ लीजिए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, लिख लीजिए 2s2 2p4। आपको पता है ना, कई बार मैं बता चुका हूं कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? सर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम का बोलना है सर? ब्रेक का असर दिख रहा है, ब्रेक का असर दिख रहा है सर। सर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस शेल कौन है? यहां पर दो ही तो शेल है, फर्स्ट और सेकंड। कौन कौन सा शेल है? फर्स्ट और सेकंड शेल है। सर वैलेंस का मतलब क्या होता है सर? आखिरी, याद है मुझे। आखिरी शेल कौन है? टू में क्या है? एस और पी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सर? एस में इलेक्ट्रॉन है 2 और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 और 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 में 2 तरह के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है ना, 2 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड। सर शादी किसकी होती है? जोड़ा लगा हुआ पहले से उसकी? नहीं ना, किसकी? सिंगल की। सिंगल को क्या बोले थे हम? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितने हैं शादी करने वाले लोग? 2। तो बॉन्ड कितना बनाएगा? 2। यही बात लेविस बाबा ने बोला था कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के बॉन्ड बनाएगा। तो सेंट्रल एटम के पास कितने दूल्हा बाबू? 2। दिखेगा? कैसे पता चला सर? बताइए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो 2 हो गया। चलिए साइड एटम कौन है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ऑर्बिटल कितना? 1। ऑर्बिटल कितना? 1। इलेक्ट्रॉन कितना? 1। इलेक्ट्रॉन कितना? 1। सर कैसा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, आपको भरना सिखाए है ना, नहीं तो पीछे जाकर के लेक्चर को देखिए ना, सीक्वेंस में देखिए ना, मजा आ जाएगा। सर सिलेबस कवर होगा, एकदम पक्का होगा, 100% होगा। बोला ना, अभी तक जो हो गया सो हो गया। मैं खुद उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं, अब नहीं। ठीक है ना? एक रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, मगर आपका नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नुकसान तो आपका हुआ। खैर आज भर बस, नेक्स्ट नहीं होगा। खैर चलते। देखो क्या मिला? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किससे अनपेयर्ड? लेविस। तो क्या था? वीबीटी ने क्या कहा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बॉन्ड बनाएगा। सर इसका एस, साइड एटम का एस, सेंट्रल एटम के पी के साथ मिलके बॉन्ड बनाएगा। इसका एस इसके पी के साथ मिलकर के बॉन्ड बनाएगा। सर कैसा बॉन्ड है सर? इसका एस और इसका पी, इसका एस और इसका पी। तो H2O में कितने बॉन्ड बने सर? 2 बॉन्ड बने। H2O में 2 बॉन्ड बने। और कैसे बॉन्ड थे सर? sp। किसके ऑर्बिटल से मिलकर के? sp बॉन्ड था। सेंट्रल एटम का p और साइड एटम के s से मिलकर के 2 बॉन्ड बना। सर क्या यहां कोई चक्कर है ऑक्टेट का? कोई चक्कर नहीं है, सिंपल सा एक चक्कर है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के बॉन्ड बनाएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के बॉन्ड बनाएगा। आ गया वीबीटी? आई बात? चलिए नेक्स्ट बना लीजिए NH3, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। थोड़ा तेज करें। 1s2 2s2 2p3। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? जल्दी से आप मन में सोच लिए होंगे सर, जल्दी से इसको उतारिए। और कौन करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कौन है? 2s और 2p। s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो बॉन्ड कितना बनाएगा? 3। किसी को कोई दिक्कत परेशानी?
कितने बॉन्ड बनेंगे सर? 3 बॉन्ड बनेंगे। सर किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का क्या है सर? 1s1। इस हाइड्रोजन का क्या है सर? 1s1। इस हाइड्रोजन का क्या है सर? 1s1। कितना है सर? 1s का 1 ऑर्बिटल। कितना? 1 ऑर्बिटल। 1 ऑर्बिटल कितना ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल। सर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हो गया सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके बॉन्ड बनाया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के बॉन्ड बनाया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के बॉन्ड बनाया। सर इसका S और इसका P, इसका S और इसका P, इसका S और इसका P। कितने बॉन्ड बने सर? 3 बॉन्ड बने। कैसे 3 बॉन्ड बने सर? sp बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। सर नेक्स्ट CH4 बनाइए ना सर। चलिए कार्बन है 1s2 2s2 2p2। जल्दी से आपका मन क्या होगा सर? जल्दी कीजिए ना सर, काटिए ना। किसको काटिए ना? बताइए ना आप किसको काटिए ना सर? इसको उड़ाइए ना। क्यों सर? रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 और 2। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि रिएक्ट कार्बन ये अपने ग्राउंड स्टेट में रिएक्ट नहीं करता है। अगर करने लगता तो दुनिया स्वाहा। बताया था मैंने ना। तो इसको रिएक्शन कराने के लिए क्या देनी पड़ेगी? आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। सर एनर्जी दीजिएगा तो क्या होगा सर? इसका इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाएगा? P में चला जाएगा। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। कितना बॉन्ड बनाएगा सर? 4 बॉन्ड बनाएगा। सर किसके साथ 4 बॉन्ड बनाएगा? तो हाइड्रोजन वहां फिर से कितना है सर? 4 हाइड्रोजन है और 4 बॉन्ड बनाएगा। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 होगी। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 होगी। सर डब्बा बनाइए। s के लिए 1 ऑर्बिटल, s के लिए 1 ऑर्बिटल, s के लिए 1 ऑर्बिटल और इसके लिए 1 ऑर्बिटल। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग इस पर करेंगे, इस पर बात करेंगे। और फिर से थोड़ा सा प्यार बरसाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मजा आ रहा होगा तो इस दफा। चलो अभी कुछ नहीं बोलेंगे। सर कैसा बॉन्ड बना सर? SS बॉन्ड बना। इसका S इसके S, कोई दिक्कत नहीं ना? चल सर कौन सा बॉन्ड बना? सर ये तो SS नहीं है, SP है। कौन सा बॉन्ड है सर? इसका S उसका P और इसका S इसका P। कैसा बॉन्ड बन गया सर? सर एगो बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बना SS और 3 बॉन्ड बना। जल्दी से मुंह में आई बात SP। कोई मुश्किल है नहीं? हाँ गड़बड़, हाँ गड़बड़। वीबीटी ने तो ये बोल दिया, इतनी मेहनत करके वीबीटी ने चीजों को एक्सप्लेन कर रहा था। वीबीटी वाले को बड़ा मजा आ रहा था, अचानक से फंस गया। कैसे फंसा? क्योंकि उस टाइम मशीन बन चुकी थी। मशीन में देखा गया कि 4 बॉन्ड है, चारों की एनर्जी सेम है। यहां पर बॉन्ड अलग है तो एनर्जी सेम नहीं हो सकती। कुछ बात समझ में आया? अरे भाई 2 तरह के बॉन्ड हो गए ना, एक SS और 3 SP। सर जब 2 तरह के बॉन्ड है तो 2 तरह की एनर्जी वाले बॉन्ड बनेंगे। और जब इसको प्रैक्टिकली मशीन में देखा जा रहा था तो चारों के चारों की एनर्जी सेम है। वीबीटी गया फंस, वीबीटी गया फंस। तो वीबीटी आया प्रो। वीबीटी ने कहा रुको, इतना मेहनत करते हैं तो हम लोग इसको थोड़ा रहने देते हैं। क्योंकि मैंने कोताही की दी, सब तो बन के रखा हुआ है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि अब ज़्यादा हम चीज़ों को जितना कम से कम में हो उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो सर यहां पर वीबीटी हो गया, फंस गया। क्यों? क्योंकि सर जब प्रैक्टिकली देखा तो चारों बॉन्ड कैसे? सेम सेम। यहां पर कैसा आया? 2 तरह का बॉन्ड, एक SS और 2 SP। तो बना वीबीटी प्रो और वीबीटी प्रो का नाम पड़ा हाइब्रिडाइजेशन। सुनो मुझसे कुछ कहानियां दोस्त। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? समझो। आप 4 भाई बहन हो, ऐसा हम मान के चलते हैं। जो भी आप सुन रहे हो, नहीं है तो मान लो, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ।
ठीक है। पड़ोसी ने, अभी दिवाली गुजरी और पड़ोसी ने आपके यहाँ मेहमान मिठाई भेजा, और मिठाई जो भेजा ना उसमें हो कर दिया उसने लफड़ा। क्या लफड़ा कर दिया? उसने 2 लड्डू भेजा, और 2 लड्डू में उसने क्या कर दिया भाई साहब ने कि एक भेजा, 2 लड्डू में उसने क्या किया, एक भेजा काजू कतली, नहीं सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब, 2 भेजा क्या, 2 लड्डू भेजा, पड़ोसी ने, आप 4 भाई बहन थे, 4 मिठाई भेजा, इसमें से 2 लड्डू भेजा और 2 काजू कतली भेजा। जाहिर सी बात, मार तो तय था, हो गया मार। सबकी नजर किस पे पड़ी? काजू कतली पे। हम भी काजू कतली खाएंगे, हम लड्डू नहीं खाने वाले, हम काजू कतली खाएंगे। मम्मी को आया गुस्सा, मम्मी ने निकाला इसका सॉल्यूशन। कैसा निकाला सॉल्यूशन? समझो। मम्मी ने कहा रुक, ग्राइंडर निकाला, डाल दिया चारों को गर गर गर, चारों का क्या कर दिया सर? ऐसी चीजों को क्या बोलते? मिक्सअप कर दिया, चारों को मिक्स करके चार निकाला बाहर, 4 नया लड्डू बना। हर लड्डू में क्या था? काजू कतली भी और लड्डू भी। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं सर? हाइब्रिड बोलते हैं। झगड़े का सॉल्यूशन किसने निकाला? हाइब्रिड नेचर ने निकाला। साइंटिस्ट भी बोले चलो यहां भी करना पड़ेगा क्या? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड बनाना पड़ेगा ऑर्बिट को, तभी झगड़े का सॉल्यूशन निकलेगा, वीबीटी की बात को सही किया जा सकेगा। साइंटिस्ट ने बोला क्या कि देखो बउआ, वीबीटी में जो बातें लिखी है बिल्कुल सही है, बस सिर्फ एक बात जोड़ लो। क्या एक बात जोड़ लो? देखो ध्यान से समझना। ये कार्बन भाईजान साहब जो है, इसके एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल गए थे रिएक्शन करने के लिए। झगड़ा यही था ना। तो साइंटिस्टों ने कहा क्या कि कुछ मत करो, ग्राइंडर लो और क्या करो, इस ग्राइंडर लो और इसमें डालो एक s को और 3 p को करो। ऐसा होगा क्या? अरे सर इमेजिनेशन कीजिए ना भाई कि एक s और p को, तीनों को क्या कर दिया? मिक्सअप, चारों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, और 4 नए तरह के ऑर्बिटल बने। कैसे 4 नए तरह के ऑर्बिटल बने? इसमें एक s का कैरेक्टर और 3 p का कैरेक्टर। 4 नए पहले कैसे थे? इंडिविजुअल s p ऑर्बिटल थे। अब कैसे ऑर्बिटल बने? इसमें एक में, हर में इसका एक कैरेक्टर और p का 3 कैरेक्टर। क्या बन गया? sp3 बात समझ में आई? सर नहीं समझ में आया? अरे भाई जो ऑर्बिटल बना सबको मिक्स कर दीजिए। एक हिस्सा किसका बना है होगा उसमें s का, और 3 हिस्सा किसका होगा? p का। यही तो होगा। हो गया झगड़ा, सुलझ गया। तो जो अब ऑर्बिटल हमको मिला, चारों का चारों ऑर्बिटल, पहले क्यों हो गया था? वीबीटी फेल क्यों कर गया था कि 2 अलग अलग तरह के ऑर्बिटल थे, एक s के थे और 3 p के थे। आई बात समझ में? अब झगड़ा कौन सुलझाया? हाइब्रिडाइजेशन ने। इसने कहा कि तीनों को क्या कर दो, ग्राइंडर में डालो और मिक्स कर दो, 4 नए तरह का ऑर्बिटल बनेगा, जिसको चारों को क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया। बोला अब कार बना तो वीबीटी ने क्या कहा? हाइब्रिडाइजेशन ने कहा क्या भाई, वीबीटी जो आप बोल रहे हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के बॉन्ड बनेगा, आपकी बात सुनो, मगर बिफोर द बॉन्डिंग, बिफोर द इंटरमिक्सिंग, बिफोर द, अंग्रेजी तो बहुत सारा उसके पीछे मैं नहीं पढ़ता हूं, मतलब बॉन्ड बनाने से पहले आप क्या कर दो, अपने ऑर्बिटल को अच्छे से हाइब्रिडाइज कर लो। कौन से ऑर्बिटल को? जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे उसको क्या कर लो? हाइब्रिड का बना लो। समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन? तो इसमें क्या हो गया सर? इसमें इसका एक कैरेक्टर और p का 3 कैरेक्टर। कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे अब कार्बन के? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भर दो। क्या मिलो हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन के 1s1, दूसरे हाइड्रोजन के भी 1s1 से, तीसरे भी हाइड्रोजन के 1s1 से, और चौथे भी हाइड्रोजन के 1s1 से। तो सर अब क्या हुआ? सर नई थ्योरी से हमें पता ये चला कि जो सेंट्रल एटम है उसके जो कौन से ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। आ गई थ्योरी समझ में? ठीक है सर, बोर्ड में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैसे सबका बनाएंगे? सर इसके लिए एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आप हल्ला वल्ला मत करना। अब किसी भी मॉलिक्यूल का जिस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाने में सक्षम है, नहीं है तो हो जाएंगे आप तो बस इसके बाद पी ब्लॉक शुरू करेंगे, फिर से सारे स्ट्रक्चर को हम लोग आपको फिर से दोबारा बनाएंगे। उम्मीद है कि मगर आप इतना प्रैक्टिस करके आए होंगे कि आप स्ट्रक्चर बनाने में सक्षम है। तो देखो क्या है सर,
सर कैसे बिना पूरा ऑर्बिटल को बनाए हुए हम लोग जान पाएंगे? सर जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाइब्रिडाइजेशन जानना बहुत जरूरी है। पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का न्यू इस पे टिका हुआ है, तो जानना तो जरूरी है। सर डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन आएगा? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन पर डायरेक्ट भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, तो जान लो। सर कैसे भी किसी भी, सर हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालते हैं? सर इतनी बात तो पता चल गई। हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालते हैं? सर सेंट्रल एटम का निकालते हैं। आ गया क्लियर? सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल हाइब्रिड करेंगे। सर कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करो, कान पकड़ो सेंट्रल एटम का। कान किसका पकड़ो? सेंट्रल एटम का। बना लो स्ट्रक्चर और देखो सेंट्रल एटम के पास कितना सिग्मा बॉन्ड तथा कितने लोन पेयर है। सर क्या है लोन पेयर? हमने आपको, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, कहां पर आपको पढ़ाना? हाँ वाह, एक बार भाई, क्या है? कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने लोन पेयर हैं, पता कर लीजिएगा। एक मिनट बस, ऐसा ना हो कि मेहनत जाए, टोटल लड़ाएगा। बस एक सेकंड बच्चों। हाँ ठीक ठाक चल रहा है। मुझे लगा रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ये बड़ा सर, ये रिकॉर्डिंग का सबसे बड़ा परेशानी। खैर, तो क्या हो गया? तो हाइब्रिडाइजेशन हम किसका निकालेंगे? सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। क्या देखेंगे इसमें? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। आपको पता है ना क्या है सिग्मा बॉन्ड? सर जितने सिंगल बॉन्ड होंगे वो सिग्मा बॉन्ड होंगे। रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है सिग्मा पायो ये बॉन्ड बनाएगा, और जो नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा? पेयर्ड होगा। लोन पेयर निकालना सिखाए है ना? नहीं है तो पीछे जाकर के सीख लीजिए, ठीक है? बस इसको पकड़िए और निकल जाएगी आपकी हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? सर दोनों को जोड़ दीजिए, या तो जोड़ जाड़ कीजिएगा तो या तो क्या होगा, जोड़ जाड़ कीजिएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 7 आएगा। अगर 2 आया होगा तो आप समझ लीजिए एक s का और एक p का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड किया रहा होगा। सर अगर 3 आएगा तो समझ लीजिए एक s का और 2 p का कर रहा होगा। 2 1 3, s का 1 2 p का। अगर 4 आ रहा है तो समझ लीजिए एक s का और 3 p का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड कर रहा है। सर p के पास कितने मैक्सिमल ऑर्बिटल हैं? आपको इतना पता है, इसके पास 1 होते हैं और p के पास 3, तो 5 आएगा तो क्या होगा सर? इसका 1, p का मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3। पता है ना भाई, इसके पास कितना ऑर्बिटल होता है? 1, p के पास कितना ऑर्बिटल होता है? 3। पता है आपको? बीच में थोड़ा बहुत कर रहा है तो उसको देख लीजिए। लैपटॉप की हालत थोड़ी खराब बनी हुई है। अब इसको 4 दिन से मैं इसी में परेशान था, डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा तो आपका लेक्चर और डिले होगा। खैर, तो 5 आएगा तो sp3 कितना हो गया? 4 और d 5। 6 आएगा तो कितने ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे? इसके 3, p के सॉरी इसके 1, p के 3, कितने हो गए? 4। तो d का फिर जोड़ना पड़ेगा 2, sp3d। 7 आ जाएगा तो sp3d3। सर जल्दी जल्दी हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाइए तो देखिए ना आप, देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम आपको। अरे भाई, एक मिनट रुक जाइए बच्चों, आप बस एक सेकंड। जगह कम पड़ रहा है। हाँ देख लीजिए, अब दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए तो कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। H2O स्ट्रक्चर बना लो जल्दी से। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आता है बनाने। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? सर टोटल इलेक्ट्रॉन 8, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन 8। तोड़ दीजिए 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कितने किया? 2, बच गया कितना? 4। 4 हुआ तो 2 लोन पेयर आता है निकालने, नहीं तो पीछे जाकर के देखिए।
सर इस ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के पास कितने सिग्मा बॉन्ड? 2। लोन पेयर कितने? 2। टोटल कितने हो गए? 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। नहीं है समझ में? देखो NH3 नाइट्रोजन है और कितने हैं? स्ट्रक्चर बनाना मैंने सिखा दिया है, NH3 हो गया। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? एटॉमिक नंबर 7। 7 इलेक्ट्रॉन तोड़ दीजिए, 2 5। बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 5 है, 3 बॉन्ड में गया, 2 बचा, तो 1 लोन पेयर, 2 का 1 लोन पेयर। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। CH4 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। हो गया कितने? 4। सर कितने होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन? 4। एटॉमिक नंबर 6, 2 4, 4 का 4 बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर 0 का सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। आसान है, बहुत आसान है, ढंग से एक बार और देख लीजिए। सर PCl5 फास्फोरस कितने? 5 के 5 बॉन्ड बना लेंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 हो गया, 5 सिग्मा बॉन्ड। 5 के लिए क्या लिखा है पीछे देख लीजिए, आप नोट कर लिए होंगे, sp3d। SF6 सल्फर है, कितने सिग्मा बॉन्ड? कितने? 6। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। बॉन्ड कितना बनाया? 6। 6 बॉन्ड बनाया तो क्या बनाया? 6 बॉन्ड, क्या हो गया ऑपरेशन? sp3d2। 6 के लिए क्या लिखा है हमने? sp3d2। आई बात समझ में? नहीं आई है तो प्लीज यहां से मैंने हाइब्रिडेशन शुरू किया, एक बार और अच्छे से देख जाओ। सर कुछ डबल बॉन्ड वाला बनाइए। H2SO4 सल्फर है, कितने? हमने स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया है, 1 2 3 4। 1 हाइड्रोजन यहां जाएगा और 1 हाइड्रोजन यहां जाएगा, यहां क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड, और यहां पर भी क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। सर कितने सेंट्रल एटम है? पहले तो ये देख लो सर, सेंट्रल एटम है टोटल इसके पास 3, 1 2 3। सर किसको कहते हैं सेंट्रल एटम? जिससे दूसरा जुड़ा हो, 3 सेंट्रल एटम है। ये ऑक्सीजन है, कितना बॉन्ड बनाया? 2। इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे इसके पास? 4। 4 का 2 लोन पेयर, 3 है, 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, कितना हो गया? 4। 4 के लिए हाइब्रिडेशन sp3। सर यहां पर बॉन्ड कितने हैं? 6, मगर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? ध्यान से सुनना, 4 ही हैं। सर कैसे? एक तो सिंगल बॉन्ड वाला सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, पाई को गिनना नहीं होता है, सिर्फ किसको गिनना होता है? सिग्मा को गिनना होता है। तो 2 6 में 2 पाई बॉन्ड हो गया, बचा कितना? 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा हुआ तो इसकी वाइब्रेशन sp3 और इसकी भी वाइब्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों? sp3। और कुछ बताइए सर, बना देते हैं। H3PO4 फास्फोरस है, कितना बना लेंगे? बनाने आता है? 4 बॉन्ड बना लीजिए। आपको मालूम है ना फास्फोरस 1 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा, बाकी 3 हाइड्रोजन, यहां मैंने सिखा दिया आपको। कितने सिग्मा, कितने सेंट्रल एटम्स हैं? यहां पर 4 सेंट्रल एटम, और सबकी हाइब्रिडाइजेशन आप खुद से बना करके मिला लेना, पहले खुद बनाओ। sp3 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 और sp3 ही होगी। सवाल, सर इस हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ करके क्या फायदा होगा? इस हाइब्रिडाइजेशन को आपने क्यों पढ़ाया? जवाब, इस हाइब्रिडाइजेशन से हमें किसी भी मॉलिक्यूल की, इस हाइब्रिडाइजेशन से हमें किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री मिलेगी। आई बात समझ में? हाइब्रिडाइजेशन से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री मिलेगी। सर आप तो 11th के पढ़ा रहे हैं, आप गलतफहमी में मत रहिए। 12th में पढ़ना है, एस ब्लॉक में पढ़ना है, सॉरी पी ब्लॉक में पढ़ना है। पी ब्लॉक में सर कार्बन नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ना है, ऑक्सीजन फैमिली में पढ़ना है, सर ऑक्सीजन के फैमिली के बाद हाइड्रोजन में पढ़ना है और नोबेल गैस में पढ़ना है। सर डी ब्लॉक में पढ़ना है, सर 1-2 मॉलिक्यूल, अनगिनत मॉलिक्यूल। सर फिर तक गैस से काम आएगा, गैस से भी ये आसान हो जाएगा। अगर अब ये छोटी बातों को बोझ नहीं बनाइए तो देखिएगा सारे मॉलिक्यूल्स आपको चुटकियों में बनते हुए दिखेंगे। आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या मिली बच्चों? जियोमेट्री मिली। कैसी ज्योमेट्री?
तो देखो हम बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, हम लोग ज्योमेट्री नेक्स्ट लेक्चर में ले रहे हैं, हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये छोटा सा है मगर कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी, हम व्यूज के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। 2 बच्चा देखे, 1 बच्चा देखे, आप जो देख रहे हैं आप बस कंटिन्यू करो। और प्लीज, अच्छा नहीं, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले कुछ वीडियो डालता हूं, आप सिर्फ फिर देखो, खुद बिलीव करो, फिर दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। चलिए, इस वादे के साथ कि मैं आपका सिलेबस टाइम पे खर्च करूंगा, ख़त्म करूंगा, जो हो गया सो हो गया। और आप अपना दी जान लगाइए, कमेंट, मेरा नंबर आपको पता होगा, है ना, एम आसिफ सर, नंबर क्या है 8651844631। किसी भी प्रकार की दिक्कत है मैसेज कीजिए, सिलेबस हो जाएगा तो हो जाएगा। और सर कितने लेक्चर आएंगे, एक दिन में कितने आएंगे, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझे 11 तारीख तक जितना मैक्सिमम डालना है, इवन के 15 तारीख तक जितना मैक्सिमम डालना है मैं डाल दूंगा। 15 तारीख के बाद एक प्लान बनाऊंगा, आपसे कहूंगा 11 तारीख तक आप जितना भी मैक्सिमम देख सकते हो देख लो, क्योंकि जब आप प्री बोर्ड में जाओ तो कुछ खजाना लेकर के जाओ। प्री बोर्ड का ये नहीं कि प्री बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स लेना है, प्री बोर्ड में मैक्सिमम आइडिया लेना है। इस बात को आप लेकर के जाइए प्री बोर्ड तक। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, अब जल्द ही होगा।